OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last segment we were discussing about DNA replication और already हम लोगों ने जो proposition है क्रिक का that DNA replication is semi-conservative उसके बारे में बात करी थी. We had discussed about 2 experiments also जिन्होंने further proof किया था कि DNA का replication semi-conservative होता है and the older DNA acts as a template जिसके ऊपर नया DNA बनता है, right? तो हम लोगों ने already ये सब पढ़ लिया है. Today we are going to go ahead and discuss about mechanism of replication, right? Replication कैसे होता है, क्या क्या required होता है, कौन सी machinery use होती है replication में. So I hope you are ready to study about replication. Let us begin. Okay, see. अब देखो मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जब वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया तो हमें ऑलरेडी पता था कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है और उसी के हिसाब से हम लोग नया मॉलिक्यूल बना सकते हैं डीएनए का, राइट? तो जैसे एग्जाम्पल के लिए here is a molecule of DNA with 2 polynucleotide chains, right? अब देखो जब इनको अलग किया तो हमने देखा कि एक चेन पे जो बेसिस हैं वो हैं A, G, T, A, C, C, G, T, A and so on, right? अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसके ऊपर कैन यू मेक अ न्यू टेम्पलेट ऑफ डीएनए जॉइनिंग द नाइट्रोजनस बेसिस कॉम्प्लीमेंटरली तो तुम बिल्कुल बना पाओगे. लेट अस सी. सो वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू टेम्पलेट और हम लोग जॉइनिंग कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी. तो हम लोग ए के साथ तुम्हें पता है टी ज्वाइन होता है, जी के साथ सी ज्वाइन होता है, टी के साथ अगेन ए ज्वाइन होता है, अगेन ए के साथ टी ज्वाइन होता है, ठीक है? तो ऐसे करके सी के साथ जी, राइट? ऐसे हम लोग आराम से इसकी बेस पेयरिंग करके नया टेम्पलेट, नया डीएनए स्ट्रैंड तो बना सकते हैं, राइट? लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल there are several nucleotides which have to be attached. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई. बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स को साथ में पॉलीमराइज करना है. दूसरी चीज ये कि ये काफी एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, ताकि म्यूटेशंस ना हो. ठीक, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली ये जो सीक्वेंस है वही तो प्रोटीन्स, वही तो जीन्स का एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है, राइट? अब कहीं पे भी अगर गलती हो गई तो क्या होगा? डीएनए सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, डीएनए सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, जीन चेंज हो जाएगा, जीन चेंज हो जाएगा, प्रोटीन जिसके लिए वो कोड कर रहा है वो भी चेंज हो जाएगा, राइट? तो इसलिए म्यूटेशंस को अवॉइड करने के लिए द प्रोसेस शुड बी वेरी एक्यूरेट, राइट? और अब हम लोग कर क्या रहे हैं? देखो डीएनए के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ये काफी स्टेबल होता है, राइट? एक स्टेबल मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं, 2 स्ट्रैंड्स अलग कर रहे हैं एंड देन वी आर बिल्डिंग न्यू स्ट्रैंड्स, राइट? तो बहुत ही एनर्जी चाहिए इस प्रोसेस के लिए, लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, राइट? तो अब इन तीनों ही कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए देयर इज मशीनरी विच इज इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन. तो देखो देयर आर एंजाइम्स इन्वॉल्व जो कि एक्चुअली सिर्फ रेप्लिकेट ही नहीं करते हैं बल्कि चेक भी करते हैं आफ्टर रेप्लिकेशन की कहीं गलतियां ना हुई हो, राइट? सो देयर इज चेकिंग ऑल्सो. और एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती है थ्रू डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. अब देखो जो इनिशियली हम लोगों ने बात करी थी अबाउट डीएनए मॉलिक्यूल, उसमें क्या यूज होता है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स आर यूज्ड. लेकिन हम लोग यहाँ पे जो सबस्ट्रेट यूज करते हैं वो एक्चुअली ट्राइफॉस्फेट होता है, क्योंकि इसमें जो टर्मिनल फॉस्फेट्स होता है ना, 2 एडिशनल फॉस्फेट्स हैं, ट्राइफॉस्फेट है, तो 2 एडिशनल फॉस्फेट्स जब होते हैं ना तो जब ये ज्वाइन करता है मोनोफॉस्फेट के टर्म्स में ही ज्वाइन करता है, 2 एडिशनल फॉस्फेट जब निकलते हैं तो दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है? तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी हम लोगों के पास है, राइट? तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये एक्यूरेट और एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है.
राइट. सो वी हैव कंसिडर्ड दिस डीएनए. अब तुम्हें ऑलरेडी पता है नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है. Right, and similarly for the second strand also. Right. Alright. अब होता क्या है, सबसे पहले ये डीएनए मॉलिक्यूल एक जगह से खुलता है. राइट. अब देखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है, सबसे पहले तो इसको खोलना है, उसके लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए. राइट. और ये रैंडमली अपनी पूरी चेन में से कहीं से भी नहीं खुल जाता है. राइट. एक स्पेसिफिक साइट होती है जहां पे ये पर्टिकुलरली खुलता है. राइट. So this opens, this helical structure opens at a particular site that you have to remember. It is known as origin of replication. Right? तो particular sequence होता है वहाँ पे nitrogenous basis का, and उस पे there is origin of replication. अब देखो, जिस डीएनए के पास origin of replication होगा वही replicate करेगा. राइट. तो जब भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं ना, एक डीएनए को दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. राइट. तो जरूरी है कि साइंटिस्ट वेक्टर्स यूज करें. वेक्टर्स हम लोग इसलिए यूज करते हैं, वेक्टर्स के पास होंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो जो भी डीएनए हम लोग इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे होंगे नए सेल में, उसके पास वो वेक्टर से जुड़ जाएगा और उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. तो साथ ही साथ वेक्टर के जो नया डीएनए हम लोग ऐड कर रहे हैं वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा. ठीक है. तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है. दिस इज द साइट एट विच द डीएनए ओपन्स अप. राइट. ये रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफाइड होता है. अनदर थिंग इज, बहुत ही छोटा सा सेक्शन खुलेगा. ठीक है. ये नहीं कि पूरा डीएनए एक साथ खुल गया. नो, only a very small section of the DNA will open up first, and that small section it actually forms a fork like structure. ठीक है. जैसे ये यहाँ से खुला है. ठीक है. तो कांटे जैसा निकल रहा है ना. राइट. सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अ रेप्लिकेशन फॉर्क. ठीक है. और रेप्लिकेशन फॉर्क, यू हैव टू रिमेंबर कि ये छोटा सा सीक्वेंस होता है डीएनए का जो खुलता है. राइट. अब होगा क्या, देखो, सबसे पहले तो ये खुला है, तो खुला भी किसी एंजाइम के थ्रू होगा. The enzyme which opens up this helical structure, which unwounds this helical structure, is termed as helicase. ठीक है. So this here is the first enzyme which is causing the opening of the helix. ठीक है. वो भी लिख लेते हैं in fact, so that you are able to remember. Right. अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज की. अब देखो, ये अनवूंड तो हो गया, लेकिन क्योंकि इस पे बेसिस हैं जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करते हैं, तो जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये अपने में ही वूंड हो जाए या फिर वापस से बंद हो जाए. राइट. तो उसको अवॉइड करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स. यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स अटैच हो जाते हैं. दीज आर कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, और ये प्रिवेंट करते हैं डीएनए का वापस से एक दूसरे में वूंड होना या फिर अंदर ही कॉइलिंग करने को. ठीक है. सो मशीनरी में दूसरी चीज है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स. ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट फोल्डिंग ऑफ द डीएनए. ठीक है. तो ये हो गया. अब देखो, आगे एक चीज और ध्यान रखनी है. जैसे हम लोगों ने ये इन दोनों चीजों का ध्यान रखा था, एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, नया स्ट्रैंड जो बनता है ना, वो हमेशा 5' एंड से 3' एंड की तरफ बनेगा. राइट. So the new strand is always going to form itself from the 5 और फिर 3 side end के
प्रोसीड करेगा। और तुम्हें ऑलरेडी पता है जो दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये इसका 5' एंड है तो ये इसका 3' एंड होगा, राइट? अगर ये इसका 3' एंड है तो इस चेन का ये 5' एंड होगा और ये इसका 3' एंड होगा। तो एंटी पैरेलल होते हैं पोलैरिटी में, राइट? अब देखो नई चेन को कैसे बनना है, 5' to 3', राइट? तो अब यहाँ से अगर हम लोग नई चेन 5' to 3' ऐसे बनाने लगेंगे तो 5' एक साथ आ जाएगा, जो कि इज नॉट पॉसिबल, पोलैरिटी एंटी पैरेलल होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ से तो बना सकते हैं इसको। सो 5' to 3' आराम से 5' से हम लोग बिगिन कर सकते हैं नए स्ट्रैंड को, राइट? एंड दिस विल बी फॉर्म्ड हियर, ठीक है? तो ये 3' की तरफ कंटिन्यूअसली फॉर्म हो जाएगा, राइट? बट यहाँ के बारे में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, राइट? यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, उल्टा स्ट्रैंड फॉर्म होगा। अगर हमें इसको 5' to 3' फॉर्म करना है तो हमें इसे यहाँ से फॉर्म करना पड़ेगा। सो दिस हियर इज फॉर्मिंग दिस साइड, जबकि यहाँ से जो स्ट्रैंड होगा वो फॉर्म करेगा इधर से, क्योंकि इधर इसका 5' होगा और इधर 3' होगा, right? So this here will be the 5' end of this particular strand, right? अब देखो, अब इन्हीं में दो चीजें हो गई। ये वाला जो स्ट्रैंड है जैसे ही और खुलेगा वैसे ये और आगे चलता चला जाएगा, राइट? सो ये तो कंटिन्यूअसली ऐसे बनता चला जाएगा। लेकिन इसका क्या, अब जब ये आगे फिर से खुलेगा तो ये कंटिन्यूअसली यहाँ से तो बन नहीं पाएगा, 5' से आगे तो नहीं बन पाएगा, राइट? Again it will have to replicate from this side only, right? अब इसको अच्छे से समझने के लिए let us open another section of the DNA, right? तो अब ये सेक्शन बन गया, इसके बाद ये सेक्शन ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो हम लोगों ने एक ये सेक्शन ओपन कर लिया, राइट? अगेन ओपन कैसे होगा, हेलिकेज के थ्रू होगा, राइट? एंड देन प्रोटीन्स विल अटैच to prevent coiling or folding, ठीक है? तो ये हो गया, राइट? और अब होगा रेप्लिकेशन अगेन फ्रॉम द 5' end to the 3' end। तो अब देखो इस वाले का तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसका यहाँ 5' end है, उधर 3' end है। अगेन हम लोग इसको कंटिन्यूअसली ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। So this strand is showing continuous replication, right? यहाँ पे हो रहा है continuous replication, right? अब यहाँ पे देखो भाई, इनका 5' end ही यहाँ पे है, 5' end ही यहाँ पे भी होगा। अब 5' से तो हम लोग इसको कंटिन्यूअसली तो नहीं कर सकते, राइट? तो अब फिर से हमें 3 end के साइड पर ये लेना पड़ेगा, राइट? सो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 5' end of this particular structure एंड इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक, जहाँ पे ऑलरेडी इनिशियली हम लोगों ने एक स्ट्रैंड डेवलप कर लिया था, राइट? राइट? तो अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली नाइट्रोजनस बेसेस ऐड हो रहे हैं और नया स्ट्रैंड बनता जा रहा है, और ये स्ट्रैंड एक्चुअली लीड भी कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। जल्दी बन रहा है, रैपिड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो डिसकंटिन्यूअस है, पहले छोटा सा बनेगा, फिर खुलेगा, फिर और छोटा सा बनेगा, ऐसे ऐसे बन रहा है। तो स्ट्रैंड्स फ्रैगमेंट्स के थ्रू बन रहे हैं, अलग अलग फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, राइट? सो दिस हियर इज डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। और दूसरी चीज ये क्योंकि यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है तो ये इसके पीछे पीछे रेप्लिकेट होगा, इसके बाद होगा। सो दिस हियर इज आल्सो नोन एज द लैगिंग स्ट्रैंड्स, ठीक है? तो ये लीडिंग स्ट्रैंड हो गया जो बन रहा है, कंटिन्यूअसली बन रहा है, और यहाँ पे ये लैग कर रहा है क्योंकि ये पीछे पीछे बनाना पड़ रहा है इसको, ठीक है? तो इन फ्रैगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन एंड दिस डीएनए व्हिच इज फॉर्मिंग इज द लैगिंग स्ट्रैंड, राइट?
So I hope you have understood about the replication process on the two different templates. ठीक है, तो ये हो गया replication process का. अब आ जाते हैं on what enzymes this replication is dependent. अब देखो खुला था हेलिकेज से, फिर प्रोटीन्स बाइंड हुए टू प्रिवेंट फोल्डिंग. अब ये जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है नाइट्रोजनस बेसिस का, न्यूक्लियोटाइड्स का, सो दैट रेप्लिकेशन कैन टेक प्लेस, ये कौन करा रहा है? इट इज अनदर एंजाइम which is extremely important. It is called DNA dependent DNA polymerase. ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोला है? क्योंकि डीएनए के एक टेम्पलेट पर ही तो बन रहा है, तो डीएनए पे डिपेंड हुआ. डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज वर्ड आता है पॉलीमराइजेशन से, तो हम लोग यहाँ पे पॉलीमराइजेशन किस चीज का कर रहे हैं, किस चीज को साथ में जोड़ रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड्स को साथ में जोड़ रहे हैं. तो दैट इज व्हाई डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दिस कॉजेज पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. राइट, तो अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है. राइट, अब देखो इसका तो कंटिन्यूअस है, हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे जो स्ट्रैंड्स हैं वो डिसकंटिन्यूअस हैं, बीच बीच में ब्रेक्स हैं. राइट, तो अब जब रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा तो इन स्ट्रैंड्स को वापस से जोड़ने की जरूरत पड़ेगी. वो कौन करेगा? देयर विल बी अनदर एंजाइम फॉर दैट प्रोसेस व्हिच इज नोन एज लाइगेज. ठीक है, तो इसको तुम फेविकॉल से कंपेयर कर सकते हो. जैसे फेविकॉल ग्लूज थिंग्स टुगेदर, वैसे ही लाइगेज इज गोइंग टू ग्लू द फ्रैगमेंट्स ऑफ दिस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड. इसको साथ में जोड़ देगा. राइट, एंड इस तरह से तुम्हारे पास दो डीएनए के नए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ऑन द पेरेंट टेम्पलेट. सो दिस इज गोइंग टू सेपरेट. The new DNA molecule is going to consist of one parent template and a new strand of DNA. Similarly, for the other one also, it will consist of a parent template and a new DNA. Right? तो ये हो गया तुम्हारा process of replication as well as जो important चीजें थी हम लोगों ने वो भी डिस्कस कर ली हैं. About the machinery also we have discussed. I hope this entire lecture is now clear to you. DNA replication is one of the most asked topics also in your exams. So इसको तुम्हें अच्छे से prepare करना है. This is all for this lecture. We'll meet again in the next class. Till then, thank you.